Hello everyone, welcome you all here student. I am Ankita Singh and as you all know that we have started the third chapter of civics of class 9th and we have discussed some of the topic also in that. अब हम डिस्कस यहाँ करेंगे कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो था साउथ अफ्रीका में किस तरह का था उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आप सबको मैंने आपके सबके साथ मैंने डिस्कस किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब हम ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं उससे पहले हम ज़रूर फोकस करना चाहिए कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, किस तरह से वो आया, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से डिज़ाइन किया गया, क्या रीज़न थे उसके पीछे, और उसके बाद हम इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है, साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ ही आया था। मतलब कि साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन चलता था। एक ऐसी पॉलिसी चलती थी जिसको अपार्थीड कहते थे। क्या कहते थे? अपार्थीड। अपार्थीड नाम की एक पॉलिसी थी जिसके तहत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो अपार्थीड थी क्या, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। अपार्थीड एक ऑफिशियल पॉलिसी थी रेशियल सेपरेशन की, या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी इसे हम कह सकते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है रंग रूप के भेदभाव की नीति। ये एक इल ट्रीटमेंट था जो ब्लैक के लिए किया जाता था। मतलब कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड वाइट पीपल दोनों ही रहते थे। तो वाइट पीपल जो थे उनने पूरे अफ्रीका पे कब्ज़ा करके रखा था, और वहाँ पे ब्लैक्स के साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। मतलब कि जो गोरे लोग होते थे, जिनका कलर रंग गोरा होता था, वो कालों के साथ अत्याचार करते थे। और यही सेम स्टोरी हमारी कंट्री में भी हुई है। हमारी कंट्री में भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था और यही सेम चीज़ वहाँ पे भी होती थी। आप सबको पता होगा, जब महात्मा गांधी जी गए थे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वकालत की पढ़ाई करने के लिए, तो उस समय भी उनके साथ ऐसा इल ट्रीटमेंट किया गया था क्योंकि वो ब्लैक थे, ब्लैक इंडियन थे। और वहाँ पे जितने इंडियंस थे उनके साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट होता था। ये अफ्रीकन, जो ब्लैक अफ्रीकन थे, उनके साथ भी ऐसे ही होता था। उनको अनडिज़ायरेबल कम्युनिटी या क्लास के पीपल माना जाता था और उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता था। वहाँ की जो सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड थी, और वहाँ पे सोसाइटी भी उसी के बेसिस पे डिवाइडेड थी। मतलब कि हर एक काम, हर एक चीज़ को इन्हीं बेसिस पे डिवाइड करके रखा था। मतलब कि जो गोरे लोग थे उनके रहने का, उनकी कम्युनिटी अलग थी, उनकी पूरी कम्युनिटी अलग थी, उनकी सोसाइटी अलग थी ब्लैक से। ब्लैक अलग सोसाइटी में रहते थे, वाइट पीपल अलग सोसाइटी में रहते थे। उन सोसाइटी में ब्लैक्स की एंटरिंग बैन थी, वहाँ पे वो एंट्री नहीं कर सकते थे। उनके टेम्पल्स या चर्च या जहाँ पे भी वो पूजा करते थे, वर्कशिप प्लेसेस सब अलग थी। और इनफैक्ट वहाँ के जो पब्लिक टॉयलेट्स थे वो भी डिफरेंट थे। मतलब इस कदर से वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता था कि वहाँ के जो पब्लिक टॉयलेट थे या पब्लिक प्लेसेस जितनी भी थी वो सेपरेटेड थी। मतलब कि एक तरह से ब्लैक्स को अच्छी तरह से बाइकॉट किया था वाइट की सोसाइटी से। ठीक है, वाइट की सोसाइटी, वाइट के प्लेसेस पे ब्लैक्स एंटर नहीं कर सकते थे। इस तरह का कुछ माहौल वहाँ देखने को मिला। आप सब ने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना होगा। नेल्सन मंडेला जो उनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, इनके बारे में आपने सुना होगा। ये भी एक ब्लैक थे जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ताकि वहाँ पे वहाँ के लोगों को डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन
के ज़रिए वो सेव कर सकें। जो अनडिस्क्रिमिनेटेड पॉलिसी वहाँ पे चल रही थी, एग्जिस्टिंग डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी थी, जो इल ट्रीटमेंट वहाँ हो रहा था, उससे लोगों को बचाया जा सके। तो इनकी लीडरशिप में ये जो अपार्थाइड का जितना भी स्ट्रगल था वो इनकी लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था, और इसके बाद इन्हीं की लीडरशिप के अंदर ये जो स्ट्रगल था वो सक्सेस भी हुआ, और लोगों को इस ऑब्सेसिव पॉलिसी से मुक्ति भी मिली। और बाद में जो अफ्रीका था वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ डिज़ाइन हुआ। ये सारी बातें थी, लेकिन इससे पहले इनने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। इनको 28 साल तक के लिए जेल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये लोगों की हेल्प करना चाहते थे, और लोगों की लीडरशिप इनके हाथों में थी। ये अपनी लीडरशिप के अंदर ये सारा जितना भी ब्लैक्स के साथ जो अत्याचार होता था उसके खिलाफ थे। जैसे कि हमारी कंट्री में भी बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्टेंट थे जिनने अत्याचारों को, जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब हो गए और ये महात्मा गांधी जी हो गए, ये सारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनने हमारी कंट्री में भी डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, और इन्हीं के वजह से आज हम फ्रीडम में जी रहे हैं। आज हम इंडिपेंडेंट नेशन है और एक डेवलप नेशन है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी हुई थी। कोई भी चीज़ अगर मिलती है, कोई भी सक्सेस मिलता है, तो एक बहुत बड़ी उसके अगेंस्ट एक स्ट्रगल होता ही है। आपने जितनी भी क्रांतियों के बारे में पढ़ा था तो वो क्रांति ऐसे ही नहीं मिल गई, हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता रहा। आपने इससे पहले फ्रांस वगैरह के बारे में भी पढ़ा, तो वहाँ पे भी क्रांति हुई है, उसके बाद ही हमें कुछ इंडिपेंडेंट या फ्रीडम हमें मिला है, हमने सक्सेस हासिल की है। तो ये सब हमेशा से चला आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि किस तरह से स्ट्रगल हुआ और किस तरह से साउथ अफ्रीका में फिर कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया। ये 1994 में ये पूरा स्ट्रगल फिनिश हुआ और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ डिज़ाइन किया गया साउथ अफ्रीका में। और इससे पहले आपने देखा 28 साल तक इनको जेल में बंद कर दिया, इम्प्रिजनमेंट हुआ था इनको, मतलब 28 साल तक ये जेल में ही रहे नेल्सन मंडेला। और इतनी स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने और वहाँ के जितने ब्लैक थे उन सब ने मिल के साथ में प्रोटेस्ट किया इंडिपेंडेंस के लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये कब बनी थी। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वो 1912 में बनी थी, और लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंट जो वर्क था वो तब हुआ जब अफ्रीका में इंडिपेंडेंट के लिए अच्छी फ़ाइट हुई और रेशनल डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया गया। 26 अप्रैल 1994 में जो अफ्रीका था, तो अफ्रीका में नया फ्लैग को फहराया गया, और उसी के साथ ही अपार्थाइड नाम की जो पॉलिसी थी उसको ख़त्म कर दिया गया, और साथ ही साथ लोगों के अंदर एक फ्रीडम को और ज़्यादा प्रमोट किया गया, ताकि लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर अपने जीवन को जी सकें, फ्रीली जी सकें, उनके ऊपर कोई बर्डन ना हो, जैसा कि पहले अपार्थाइड में देखने को मिला था। जब 28 साल का जेल के बाद नेल्सन मंडेला ने ही ये बाद में जब वो फ्री हो गए थे इम्प्रिजन से, तो उनने अपने साथ कुछ लीडर्स जो इनके प्रोटेस्टेंट थे उनके साथ मिल के फ्लैग को होस्ट किया, न्यू फ्लैग अफ्रीका का 26 अप्रैल 1994। और उसी के साथ वो नेशनल फ्लैग के साथ ही उन्हें अफ्रीका को इस डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी से फ्री कराया, और मल्टी रेशल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी हुआ। मतलब कि अब वहाँ पे ऐसा नहीं था कि वाइट के पास ही पावर है, वही प्रिविलेज वाली एक कम्युनिटी मानी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब सबके पास पावर था, और जितना भी टॉर्चर होता था, जितना भी लोगों के साथ ये टॉर्चर किया जाता था, ब्लैक्स के साथ उनके साथ डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी को यूज़ किया जाता था, इन सबको ख़त्म कर दिया गया इसी के साथ ही साथ।
सो डियर स्टूडेंट, ये था अफ्रीका के बारे में कि अफ्रीका ने किस तरह से स्ट्रगल किया। ये सिर्फ एक इनके बारे में ये बताने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि अफ्रीका की सोसाइटी भी ऐसी ही डिस्क्रिमिनेटिव थी। वहाँ पे भी वाइट एंड ब्लैक के प्रति भेदभाव किया जाता था, जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में भी रेशल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम, ये सब प्रिवेल था इसी हिसाब से। सो डियर स्टूडेंट, ये था अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और किस तरह से वहाँ क्या स्ट्रगल का मेन मुद्दा था वो हमने देखा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन kindly watch my all the videos and be connected with me. I will provide you the next link afterward of this chapter. Till then, bye bye, take care and keep revising it. Thank you everyone. Thank you for watching.